जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के तट पर बसे हुए बांके बिहारी जी के शहर वृंदावन के बारे में। यदि आप वृंदावन जाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वृंदावन कैसे पहुँचना है, वृंदावन में कितने दिन रुकना है, वृंदावन में कहाँ पे रुकना है, वृंदावन जाने के लिए कौन सा बेस्ट सीजन है और वृंदावन में आपको क्या क्या खाने की सुविधाएं हैं, वृंदावन में आपको कौन कौन सी जगह पे घूमना चाहिए, वृंदावन में घूमने के लिए आपको कौन सा साधन लेना चाहिए, और वीडियो के एंड में ये भी जानेंगे कि वृंदावन घूमने में कुल कितना खर्चा लगेगा। तो फिर वीडियो के एंड तक बने रहें, जिससे हम लोग समझ पाएँ विस्तार पूर्वक कि वृंदावन कैसे कम खर्चों में हम लोग घूम सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि वृंदावन कैसे पहुंचना है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, बाय ट्रेन। तो यदि आप वृंदावन ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी स्टेशन है वृंदावन रोड, लेकिन इस स्टेशन तक 11 ट्रेनें नहीं आती है। तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास मथुरा जंक्शन। वृंदावन जाने के लिए दूसरा सबसे नज़दीकी स्टेशन यही मथुरा जंक्शन स्टेशन है। मथुरा के लिए आपको सभी प्रमुख शहरों से आपको आसानी से ट्रेन मिल जाएंगी। स्टेशन के बाहर आते ही आपको बहुत सारे टोटो मिल जाएंगे या ऑटो मिल जाएंगे, आप उनमें बैठ के वृंदावन आ सकते हैं। मथुरा से वृंदावन 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, मथुरा में सबसे ज़्यादा आपको ये वाले रिक्शाएं मिलेंगी। चाहे आप वृंदावन घूमना चाहते हो, चाहे आप मथुरा घूमने चाहते हो, चाहे आप बरसाना घूमने चाहते हो, आपको ज़्यादातर यही ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको वहाँ पे मिलेंगे। यह ऑटो वाले या फिर रिक्शा वाले आपको 40 रुपये पर व्यक्ति किराया लेंगे और आपको वृंदावन प्रेम मंदिर के आसपास छोड़ देंगे। और दूसरा ऑप्शन है बाय फ्लाइट। यदि आप फ्लाइट के द्वारा आना चाहते हैं तो नियर ही 2 एयरपोर्ट्स हैं। पहला आगरा एयरपोर्ट और दूसरा दिल्ली एयरपोर्ट। आगरा से वृंदावन की दूरी 80 किलोमीटर की पड़ेगी और दिल्ली से वृंदावन की दूरी 170 किलोमीटर पड़ेगी। तो आप एयरपोर्ट से वृंदावन रोड से भी पहुंच सकते हैं। तो यह दो बड़े ऑप्शन है वृंदावन पहुंचने के लिए। अब बात करते हैं कि वृंदावन हमें कहाँ रुकना है। वृंदावन में रुकने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, प्राइवेट होटल। प्राइवेट होटल आप प्रेम मंदिर के आसपास ही ले लीजिए, जिसका किराया आपको 800 से 1500 रुपये तक का लगेगा। आपको 800 से 1500 रुपये तक में बहुत अच्छे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। यदि आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो प्रेम मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे धर्मशालाएं मिल जाएंगी। आश्रम में आप लोगों को एक दिन का किराया 400 से 500 रुपये तक का लगेगा। तो यह थे वृंदावन में रुकने के ऑप्शंस। तो चलिए अब बात करते हैं वृंदावन में खाने की क्या क्या सुविधाएं हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पर जगह जगह पर खाने की भरपूर मात्रा में उपलब्धि होती है। यदि आप वृंदावन में कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने चाहते हैं तो आपको थाली सिस्टम में 150 रुपये से लेकर 180 रुपये तक में खाना मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि वृंदावन में कहाँ कहाँ दर्शन करें। तो फ्रेंड्स, वृंदावन में सबसे मुख्य बांके बिहारी जी का मंदिर है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि बांके बिहारी जी के मंदिर कैसे पहुंचे। तो प्रेम मंदिर से आपको यह रिक्शे वाला बांके बिहारी जी के मंदिर बहुत ही कम खर्चों में आपको पहुंचा देगा। यह रिक्शा वाला आपको बांके बिहारी जी मंदिर उतारने का 20 रुपये पर व्यक्ति किराया लेगा। प्रेम मंदिर से बांके बिहारी जी का मंदिर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रिक्शा वाला आपको मेन रोड पे छोड़ देगा। मेन रोड पर से आपको आधा किलोमीटर पैदल चलकर बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचना पड़ेगा। वहीं पे पास में आप जूता उतारने का भी घर है, वहां पे आप जूता उतार के अपना कूपन लेके अंदर की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि बंदरों से अपना चश्मा, बोतल पानी की और मोबाइल दूर रखना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट जानकारी दे देती हूँ कि बांके बिहारी जी का मंदिर सुबह 7:30 बजे खुलता है और दोपहर 12 बजे तक बंद हो जाता है। वैसे तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि मथुरा हो, वृंदावन हो, गोकुल हो या फिर बरसाना हो, यहाँ पे सारे मंदिर दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक बंद हो जाते हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर 12 बजे से 5:30 बजे तक बंद रहते हैं। 5:30 बजे के बाद ये मंदिर खुल जाते हैं। आप उनके बाद उनका दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे भीड़ बहुत होते हैं, इसीलिए अगर आप अपने परिवारजनों के साथ आए हैं तो एक ही साथ एक ही लाइन में लगे रहें, इधर उधर ना जाएं। यहीं पे बांके बिहारी मंदिर जी के पास में ही
राधा वल्लभ मंदिर बना हुआ है। यहाँ भी आप अंदर जाइए, राधे जी का दर्शन कीजिए, राधे राधे बोलते या फिर कृष्ण कृष्ण बोलते हुए बाहर की तरफ आ जाइए। तो चलिए अब दूसरे दर्शनीय स्थल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा दर्शनीय स्थल है निधि वन। बांके बिहारी मंदिर से निधि वन की दूरी 1 किलोमीटर की पड़ती है। तो फ्रेंड्स, निधि वन ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी लोग कहते हैं कि रात को कृष्ण जी आकर रासलीला करते हैं। यहाँ पर रात को एक भी बंदर आपको आराम करता हुआ नहीं मिलेगा और ना ही कोई इंसान। तो आप निधि वन अच्छे से घूम लीजिए, यहाँ के आसपास जितने भी मंदिर है वहाँ के दर्शन कर लीजिए। तो चलिए अब राधे राधे करते हुए आगे दर्शनीय स्थल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है राधा रमन मंदिर। तो फ्रेंड्स, निधि वन के आसपास 2 मंदिर है। पहला है राधा रमन मंदिर और दूसरा है रघुनाथ मंदिर। तो चलिए पहले बढ़ते हैं राधा रमन मंदिर जी की ओर। तो राधा रमन मंदिर निधि वन से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भी राधा कृष्ण जी की प्रतिमा है। यहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है रघुनाथ जी का मंदिर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आइए, माथा टेकिए और कुछ समय बिताइए और फिर बढ़ते हैं अगले दर्शनीय स्थल की तरफ, जो कि है इस्कॉन मंदिर। तो फ्रेंड्स, यह मंदिर प्रेम मंदिर के पास में ही बना हुआ है। यह मंदिर प्रेम मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस्कॉन मंदिर सुबह 7:15 से दोपहर के 12:45 तक खुला रहता है और शाम में 4:30 बजे से 8:45 तक खुला रहता है। तो फ्रेंड्स, इस्कॉन मंदिर भी आप जाइए। यह मंदिर को बहुत अच्छे से बनाया गया है। यहाँ पर विदेशी लोग आकर राधे राधे का नारा लगाते हैं, नृत्य करते हैं, गाना गाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस मंदिर में श्री कृष्ण जी की, बलराम जी की और राधा रानी जी की भी मंदिर बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों मंदिरों के दर्शन कीजिए और बढ़िए अगले दर्शनीय स्थल वैष्णो देवी धाम की तरफ। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग होती है। यहाँ पे अंदर में आप पर्स, मोबाइल नहीं लेकर जा सकते हैं। या आप मंदिर के लॉकर में अपना मोबाइल, पर्स, जो भी आपके सामान है वो अंदर में जमा करवा दीजिए। यहाँ पे आप वैष्णो देवी धाम के अंदर में जाइए। यहाँ पर आपको वैष्णो देवी माता की और माँ शेरावाली की बहुत बड़ी प्रतिमा भी नजर आएंगी। यहाँ पे चलिए आप दर्शन कर लीजिए। जय माता दी। अब बढ़ते हैं अगले दर्शनीय स्थल पागल बाबा मंदिर की तरफ। यह दर्शनीय स्थल मथुरा और वृंदावन के रास्ते में ही पड़ता है। यह मंदिर भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यदि आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर पागल बाबा के दर्शन करने के लिए भी आ सकते हैं। नेक्स्ट दर्शनीय स्थल है हमारा प्रेम मंदिर। यहाँ पर आप जरूर आइए। यह वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर आप जरूर आइए। यह मंदिर अभी कुछ वर्ष पहले ही बनाया गया है। प्रेम मंदिर आने का सबसे सही समय है शाम के वक्त। शाम के वक्त यहाँ पर लाइटिंग की जाती है। यूँ कहें कि प्रेम मंदिर शाम के समय में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगती है। प्रेम मंदिर में आपको श्री कृष्ण जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। आप समय निकालकर यह मंदिर जरूर घूमने आए। यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो बाल अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठाए थे, उसकी भी प्रतिमा झलकाई गई है। प्रेम मंदिर के कैंपस में आपको ये सब चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को शाम के समय में ही प्रेम मंदिर घूमने जाना चाहिए। तो ये था हमारा आखिरी दर्शनीय स्थल। वैसे तो वृंदावन में 5000 से भी छोटे बड़े मंदिर हैं, पर इतने सारे मंदिरों को घूमना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने कुछ मुख्य मंदिरों के बारे में आप लोगों को बता दिया है, जिससे कि आप मुख्य मंदिरों में से घूम पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इन सारे जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चाहे आपको गोकुल हो, बरसाना हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, जहाँ भी आपको घूमना है आप इस रिक्शा से घूम सकते हैं। आपको गाड़ी बुक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका काम 10 या 20 रुपए में हो रहा है तो आप ज़्यादा पैसे क्यों खर्चे करेंगे। तो यह रिक्शा सबसे बेस्ट ऑप्शन है यह जगह है घूमने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वृंदावन में कितने दिन रुकने का प्लान बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको वृंदावन में रुकने के लिए सिर्फ 2 दिन का प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारे दर्शनीय स्थल 12 बजे से दोपहर के 4 बजे तक बंद हो जाते हैं। इसीलिए आपको 2 दिन का समय लगता है। एक दिन में आप सारे स्थल नहीं घूम पाइएगा। तो आप पहले दिन कुछ मंदिरों के दर्शन कीजिए और दूसरे दिन कुछ मंदिरों के दर्शन कीजिए। आप यह भी प्लान बना सकते हैं कि 1 रात 2 दिन का। तो चलिए अब बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं कि वृंदावन आने के लिए सबसे अच्छा त्योहार कौन सा है।
तो अगर आप आना चाहते हैं गोकुल बरसाना वृंदावन या फिर कहीं भी, तो यहाँ पर आप होली के समय में आ सकते हैं। यहाँ पर होली का पर्व सबसे विशाल तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर आपको होली के समय में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे लाखों के कगार पर श्रद्धालु होली के समय में आते हैं। यदि आपको भीड़ भाड़ पसंद है तो आप होली के समय में आ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, यदि आप कृष्ण जन्माष्टमी के समय पर भी आ सकते हैं। जन्माष्टमी के टाइम पर मटकी फोड़ने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। यहाँ पर जन्माष्टमी के समय में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप यहाँ पर जन्माष्टमी या फिर होली में आ सकते हैं। यदि आप भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं तो इन दोनों समय को छोड़कर किसी भी समय में वृंदावन आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि वृंदावन घूमने में अब कुल कितना खर्चा लगेगा एक व्यक्ति का। यदि आप वृंदावन में नॉर्मल खाना खाते हैं, धर्मशाला या फिर किसी नॉर्मल होटल में रहते हैं, तो आपका एक दिन का किराया 1000 से 1500 रुपये का लगेगा। इसमें किसी भी तरीके का आप जिस शहर से आ रहे हैं उसका ट्रेन का किराया या फिर फ्लाइट का किराया नहीं जोड़ा गया है, वो आप खुद से जोड़ लें। इसमें सिर्फ वृंदावन में घूमने का खर्चा और खाने का खर्चा और होटल में रूम रहने का खर्चा, बस इतना ही हम लोगों ने जोड़ा है। बाकी अगर आप जिस शहर से आ रहे हैं वहाँ के ट्रेन का खर्चा या फिर फ्लाइट का खर्चा खुद से जोड़ लें। तो आज के वृंदावन यात्रा की यहीं पे समाप्ति करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको मेरे रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।